brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। तो नेता नगरी के इस हिस्से में हम बात करेंगे तमिलनाडु के, दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा सीटों वाला राज्य। पहले फेज में अभी जब हम बात कर रहे हैं वहां वोटिंग चल रही है, 39 सीटें हैं वहां पर। 2019 का जो रिजल्ट था उसमें से 38 एक था, 38 सीटें हैं उसमें डीएमके जीती थी और एक सीट एआईएडीएमके जीती थी। बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। हालांकि वोट परसेंटेज उनका बड़ा था, 3 से 5% के बीच करीब था। इस बार बीजेपी अपने प्रोस्पेक्ट्स को और बेहतर देख रही है वहाँ पर, जबकि सोशल मीडिया पर जब आप इंडिया अलायंस के समर्थकों के ट्वीट्स देखेंगे तो वो ये क्लेम करते हैं बार बार कि इस बार 39-0 होने वाला है। तमिलनाडु वो प्रदेश है जो क्लीन स्वीप करने वाला है इंडिया अलायंस के पक्ष में, डीएमके और कांग्रेस के पक्ष में। ऐसा कांग्रेस समर्थक और इंडिया अलायंस के समर्थक सोशल मीडिया पर अक्सर ये दावा कर रहे हैं चुनाव से पहले। इस विषय पर आज बात करेंगे कि तमिलनाडु में किसका पलड़ा भारी है, क्या बीजेपी अपने वोट परसेंटेज को कितना बढ़ा पाएगी, क्या कोई सीट है जो बीजेपी जीत सकती है। अन्नामलाई की सीट कोयम्बटूर की बड़ी चर्चा है। हमारे साथ इस पे बात करने के लिए अक्षिता नंदगोपाल हैं, डिप्टी एडिटर हैं और एंकर हैं इंडिया टुडे टीवी के, आप उन्हें देखते हैं। और हमारे साथ चेन्नई से जुड़ रहे हैं डी सुरेश कुमार, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, चेन्नई में ही हैं, द हिंदू में काम करते हैं। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू अक्षिता। डी सुरेश कुमार सर आपके पास पहले आते हैं। अभी जब हम बात कर रहे हैं, आज ही एक खबर सूत्रों के हवाले से कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये आई है कि 13 सीट्स हैं जो डीएमके का इंटरनल सर्वे और स्टेट इंटेलिजेंस ने जिस ओर इशारा किया है कि ये 13 सीट्स हैं जो डीएमके के लिए इतना आसान बैटल नहीं होंगे, जहां थोड़ी टफ फाइट हो सकती है। वो सीट्स की लिस्ट आई एम श्योर आपके पास होगी, इसमें कोयम्बटूर भी है, तेनी भी है। क्या वो इन सीटों से आ रही रिपोर्ट्स, ये जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है उससे मेल खाती है? वाकई ये टफ फाइट वाली सीट्स हैं डीएमके के लिए? देखिए, बात यह है कि अब यहाँ पे जो 4 दल का चुनाव चल रहा है, 4 दल है यहाँ पे। एक डीएमके लेड इंडिया अलायंस है, दूसरा है आपको एआईएडीएमके का एक अलायंस फ्रंट है, और तीसरा है आपको बीजेपी लेड एनडीए। ये पहली बार तमिलनाडु में बीजेपी ने अपना एक दल बनाया है। इसके पहले जब एनडीए था उसमें वो बीजेपी का अंग था, लेकिन फर्स्ट टाइम बीजेपी लीड कर रहा है एक अलायंस को। और चौथा एक पार्टी है नाम तमिलनाडु कच्ची करके, वो तो सारे 39 सीट पे वही खड़े हो रहे हैं, 39 सीट्स पे अलग से खड़े हो रहे हैं। तो अभी जब आपको वोट स्प्लिट होते हैं, ऐसे जो एंटी डीएम के वोट्स जो 3 पक्ष में स्प्लिट होते हैं, इसको देखने से आपको हमें ये लग रहा है कि अलायंस अरिथमेटिक के हिसाब से डीएम के बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है। उनका पहले का कहना था कि 40 से 40 यानी कि पुदुचेरी के एक सीट को मिला के बोल रहे थे कि 40 सीट हम जीत जाएंगे, लेकिन मेरे को लगता है 30 से 32 सीट उनको थोड़ा आसानी से मिल सकता है। लेकिन कुछ सीटें ऐसे हैं जो बहुत जहां पे बहुत बड़ा मुकाबला हो रहा है वहां पे। उसमें प्राइमरीली मैं कहूंगा नंबर 1 सीट जो है धर्मपुरी है, यहाँ के पश्चिम तमिलनाडु में है, वेस्टर्न तमिलनाडु में है धर्मपुरी। तो वहां पे खड़े हो रहे हैं बीजेपी के समर्थन के साथ पीएमके के कैंडिडेट सौम्या अनुमनी, जो कि पाटाली मक्कल गच्ची करके यहाँ पे एक पार्टी है, जिसको ज्यादा तरह से वन्य कुल क्षत्रिय, जो कि नॉर्थ वेस्ट क्षत्रिय बोलते हैं ना, वो कम्युनिटी वाले उनको ज्यादा समर्थन देते हैं यहाँ पे। तो वहां पे सौम्या अनुमनी खड़े हो रहे हैं, वो बहुत टफ सीट है। अभी वैसे भी आप 3 बजे का वोटिंग पोजीशन देखेंगे तमिलनाडु में आज, तो सबसे पहला है धर्मपुरी, 57.86% पोलिंग हो चुका है। तो शायद ये फिगर हमें ये दिखा रहा है कि धर्मपुरी में कुछ स्ट्रॉन्ग कास्ट कंसोलिडेशन हो रहा है। और ये धर्मपुरी सीट आप 2014 में यदि 14 में देखेंगे इसको, तो ये एक सीट था जहां पे एनडीए जीत चुका था अपने आप। उन्होंने यानी कि दोनों एडीएमके डीएमके के खिलाफ खड़ा होके 2 सीट जीते थे 214 में, उसमें एक था धर्मपुरी। तो वहां पे कास्ट कंसल्टेशन हो रहा है। वहां पे जो सोर्सेस हमें बोल रहे हैं वहां पे डीएमके को जीतना बहुत मुश्किल है। ये एक सीट ऐसा है। दूसरा सीट आपका आएगा वेल्लूर। मैं ये सीक्वेंस में जा रहा हूं क्योंकि मालूम है कि आपके दर्शक और आप भी अन्नामलाई के बारे में ज्यादा जानना चाहेंगे, लेकिन जब आप टफ कंपटीशन, सुपरहिट मुकाबला के जैसे जो कॉम्पिटिशन देखना चाहते हैं, तो उसमें पहले आएगा धर्मपुरी, दूसरा आएगा वेलूर में खड़े हो रहे हैं एसी षणमुगम, जो कि अपने आप उनके पास एक पार्टी है न्यू जस्टिस पार्टी, लेकिन वो खड़े हो रहे हैं बीजेपी के लोटस सिंबल पे खड़े हो रहे हैं इस बार। वहां पे डीएमके के जनरल सेक्रेटरी महासचिव दुरैमुरुगन के बेटे कदिर आनंद, जो कि वहां के सिटिंग एमपी है, सदस्य है वहां के वेलूर में, वो खड़े हो रहे हैं।
वहां पे टफ फाइट हो रहा है, वहां पे बहुत काफी मुकाबला हो रहा है। और वो एक सीट ऐसा है जहां पे 1% 2% ऐसा वैसा हो गया तो डीएमके हार सकता है। तो वहां पे पार्टी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहा है पिछले 2-3 दिनों में। ये दो हुआ। और इसके अलावा आप देखेंगे तो कोयम्बतूर में तो ट्राई कॉर्नर कॉन्टेस्ट है। वो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि बाइपोलर हो चुका है। कोयम्बतूर में जहां पे बीजेपी के तमिलनाडु प्रेसिडेंट अन्नामलाई खड़े हो रहे हैं, वहां पे एकदम ट्राई कॉर्नर कॉन्टेस्ट है, त्रिकोणी मुकाबला है, जिसमें है शामिल है डीएमके और डीएमके के वहां पे सदस्य, वहां के कैंडिडेट है, उम्मीदवार जो है वो तो पूर्व मेयर रह चुके हैं वहां पे एडीएमके में उसके पहले, तो वो खड़े हो रहे हैं वहां पे। और दूसरा है सिंगई रामचंद्रन एडीएमके का और अन्नामलाई। इन तीनों को बीच बहुत कड़ी मुकाबला हो रहा है, लेकिन थ्री कॉर्नर कॉन्टेस्ट ही रहा है। वहां पे मैं ये नहीं कहूंगा कि बीजेपी आगे है, लेकिन वहां पे सेकंड पोजीशन कौन आएगा ये बहुत तेजी से लोग देख रहे हैं वहां पे। और एक कॉन्स्टिट्यूंसी है तेनी करके, और तेरी ये कॉन्स्टिट्यूंसी है जो पिछले बार 2019 में 2019 में वो डीएमके जीत नहीं सका। वहां पे सिर्फ एक ही सीट था जो एडीएमके ने जीता, और वहां के उम्मीदवार थे ओ पनीरसेल्वम के बेटा ओपी रविंद्रनाथ। इस बार वहां खड़े हो रहे हैं टीटीवी दिनकरन। टीटीवी दिनकरन एक कॉन्स्टिट्यूंसी का डीलिमिटेशन होने से पहले, जो पेरियाकुलम बोलते थे इस कॉन्स्टिट्यूंसी को, वहां पे पहले ही एक बार वो एमपी रह चुके हैं, फिर राज्यसभा एमपी भी थे वो, तो उनका अपना एक अलग सा गुडविल है। तो उनका कॉम्पिटिशन उनके बीच और डीएमके के तंगा तमिलचेल्वन, इन दोनों के बीच है वहां पे कॉम्पिटिशन। अगला टफ कॉम्पिटिशन होगा आपको कन्याकुमारी में। कन्याकुमारी डीप डाउन साउथ कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 39 है यहाँ का। और कन्याकुमारी का एक फीचर है कि यहाँ पे द्रविडियन पार्टी से ज्यादा नेशनल पार्टी का जो डोमिनेशन है वो चलता है। तो वहां पे हर समय कांग्रेस और बीजेपी का जो फाइट होता है वो बहुत दिलचस्प से चलता है वहां पे। तो पिछले बार 2014 में आप देखेंगे तो वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी था जो एनडीए ने जीता था। बीजेपी के पोन राधाकृष्णन जीत चुके थे वहां से, और उन्होंने सक्सेसफुली हराया था एडीएमके, डीएमके और कांग्रेस के उम्मीदवार को उस समय। तो इस समय कांग्रेस के सिटिंग एमपी विजय वसंत वहां पे खड़े हो रहे हैं, और उनका और पोन राधाकृष्णन का मुकाबला हो रहा है। ये एक कड़ी मुकाबला हो सकता है वहां पे। और एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो है आपको देखना है तो विरुद्धनगर। विरुद्धनगर में बहुत कड़ी मुकाबला हो रहा है। एडीएमके के समर्थन वाले कैंडिडेट डीएमडीके के विजयकांत के बेटे विजय प्रभाकर और सिटिंग कांग्रेस एमपी मानिकम ठाकुर, इन दोनों के बीच कड़ी मुकाबला हो रहा है। तो ये जो सीटें मैंने आपको बताया, यहाँ पे बहुत दिलचस्प कंपटीशन अभी चल रहा है। तो इसलिए आपको वहां पे बोला होगा कुछ 13 सीट डीएमके को ऐसा लग रहा है कि वो हार जाएंगे। मैं ये नहीं बोलूंगा ये सब सीटें में हारेंगे, लेकिन धर्मपुरी वेलूर बहुत क्लोज है, ईरोड थोड़ा टफ हो सकता है, बाकी में बहुत बड़ी कॉन्टेस्ट चल रही है। पोलिंग परसेंटेज के बाद में हमें पता लगेगा क्या ये बहुत वाइड होगा उन मार्जिन्स, वो बाद में पता चलेगा हमें। जी सर, वोट परसेंटेज का मैंने पहले जिक्र किया था। 3.6% एग्जैक्ट वोट परसेंटेज 2019 में भारतीय जनता पार्टी को मिला था। एक सवाल यहीं पर आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि 2014, 2019 और 2024 का चुनाव आ गया है। इन तीनों चुनावों के मद्देनज़र हम ये बार बार कहते सुनते आए हैं कि द्रविडियन पॉलिटिक्स जो है वो भारतीय जनता पार्टी की कोर हिंदुत्ववादी आइडियोलॉजी का स्पेस तमिलनाडु में इसलिए नहीं है क्योंकि द्रविडियन पॉलिटिक्स में यकीन रखते हैं जनरली लोग। वहाँ पे वो जगह बनाना, वो सुराख बनाना कि पेनिट्रेट कर सकें आप तमिलनाडु की जनता में अपनी नेशनल मुद्दों को ले जा करके, इतना आसान नहीं है बीजेपी के लिए। क्या वो उसमें किसी स्तर पे उस परसेप्शन को थोड़ा सा चेंज किया है? क्योंकि इस बार ये कई पॉलिटिकल पंडित्स यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि जो 3.6% था 2019 में वो बढ़ करके 10% भी हो सकता है, 12% भी हो सकता है, और अगर बहुत अच्छा लड़ लिए तो 15% भी हो सकता है। एक बात पक्की है, इस बार जो बीजेपी और एनडीए का वोट शेयर है वो तो जरूर बढ़ेगा, उसमें मेरे को कोई संदेह नहीं है, सेकंड ओपिनियन नहीं है, जरूर बढ़ेगा। क्योंकि पिछले 2 सालों से अन्नामलाई ने बीजेपी को एंटी डीएमके पार्टी करके एक अच्छा पोजीशन कर दिया है। और इन 2 सालों में क्या हुआ कि कम से कम 1 साल से ज्यादा एडप्पाडी पळनिसामी जो थे उन्होंने बिल्कुल अपोजिशन का गेम नहीं प्ले किया। उन्होंने वो इसलिए नहीं प्ले किया क्योंकि उनके इंटरनल पार्टी में थोड़ा डायनामिक्स था, वो उनका और वो पनीरसेल्वम का लड़ाई चल रहा था, तो उसमें बिजी हो गए थे।
और बाद में जब पार्टी उनके कब्जे में आया, वो सेलम में ही अपना पूरा कंसंट्रेशन, जो कि उनके नेटिव टाउन वहां पे रहते। लेकिन अभी कैंपेनिंग में उन्होंने थोड़ा तो बदल दिया है, जो रूप है एडप्पाडी पळनिसामी कैंपेन यहाँ पे बहुत अच्छा था। लेकिन बीजेपी ने क्या किया, अन्नामलाई के नेतृत्व में यहाँ पे बिल्कुल एंटी डीएमके पार्टी करके उनको एस्टैब्लिश कर लिया। तो जो ये जो एंटी डीएमके वोट जो पहले सीधा एडीएमके को जाता था, अभी स्प्लिट होने वाला है। तो इसके वजह से जरूर यहाँ पे अभी इनका वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कितना बढ़ेगा, क्या ये 15% होगा, क्या 20% होगा, वो तो अब हम आप नहीं कह सके, क्योंकि यहाँ पे लोग तो पहचानते हैं अन्नामलाई को। यहाँ पे लोग बीजेपी को मोदी से ज्यादा नहीं पहचानते हैं या बीजेपी को प्रधान रूप से नहीं पहचानते, लेकिन ये अन्नामलाई को बहुत अच्छी तरह पहचान यहाँ पे मिल चुका है। जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो अन्नामलाई के जो कैंपेन है उससे थोड़ा प्रभाव उनके ऊपर हुआ है। वो देख रहे हैं कि पूर्व आईपीएस ऑफिसर है, तो एक नया राजनीति हमें देखेंगे करके उनके मन में थोड़ा सा उस पर उसका प्रभाव पड़ा है। तो जरूर इसकी वजह से वोट तो बदलेगा। और ऊपर से आपने देखेंगे तो कैंडिडेट्स जो इन्होंने फील्ड किया है, जैसे मैंने कुछ कैंडिडेट्स का नाम बताया, इन्होंने यूनियन मिनिस्टर एल मुरुगन को नीलगिरीज में खड़ा किया है। इनके जो पार्टी के असेंबली के फ्लोर लीडर नयना नागेंद्रन, उनको इन्होंने तिरुनेलवेली में शामिल किया है इस बार। वो पन्नीरसेल्वम को एनडीए के हिसाब से इन्होंने रामनाथपुरम में किया है। टीटी विजयनगरन है आपको, जैसे मैंने बोला, तेनी। तो और ऊपर से तेलंगाना के पूर्व गवर्नर और पुदुचेरी के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर तमिलिसई सौंदरराजन को इन्होंने चेन्नई साउथ में खड़ा किया है। तो इसकी वजह से कैंडिडेट जो स्टार कैंडिडेट्स है, इसकी वजह से ज्यादा वोट्स पाने की स्थिति में ये लोग आए हैं, उस पोजीशन में आ चुके हैं। लेकिन आपको ये है कि डीएमके का जो अलायंस जो है वो एकदम ताकतपूर्ण अलायंस है, एक बहुत मजबूत अलायंस रहा है। तो वोट स्प्लिट वहां पे नहीं हो रहा है। ऊपर से आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जब यहाँ पे कैंपेन में आए थे तो एक ही दिन कैंपेन किया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पे 8 जगहों पे कैंपेन और रोड शो किया था। लेकिन प्रभाव ज्यादा पड़ा था आपको राहुल गांधी का, जो एक दिन में किया था। तो ट्रेडिशनली जब डीएमके कांग्रेस का अलायंस बनता है तो पीपल का वोट जो है वो थोड़ा उस तरफ चले जाता है। लेकिन बीजेपी का 3% नहीं रहेगा इस बार, ज्यादा बढ़ेगा। कितना है वो तो आप मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन जरूर बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने बहुत एग्रेसिव तमिलनाडु में कैंपेन किया है। वो जो मुश्किल रास्ता है बीजेपी के लिए तमिलनाडु में पेनिट्रेट करने का, अपना रास्ता बनाने का, उसको कैसे बीजेपी अपना वोट परसेंटेज बढ़ा रही है, अगर आप उसके पीछे की कोशिशों को थोड़ा बता सकें। क्योंकि जब हम देखते हैं तमिल काशी संगम दिखाने की कोशिश होती है, जब काशी के घाट पर पूजा होती है प्रधानमंत्री की मौजूदगी में, तो वहाँ पर तमिल पुजारी मौजूद होते हैं। सेनगोल का उदाहरण है। प्रधानमंत्री अभी जो रैलियां कर रहे हैं उसमें तमिल स्क्रिप्चर्स को कोट कर रहे हैं, तमिल कवियों को कोट कर रहे हैं। क्या एक्चुअली इन चीज़ों का ग्राउंड पर असर हो रहा है, या ये किसी किस्म की एंटी इनकम्बेंसी है, AIADMK का ख़त्म होना है कि लोग अब बीजेपी की ओर उम्मीद से देख रहे हैं? देखिए, आपको ये बात है, ये जो बीजेपी ने ये जो तमिल को प्रधान रूप से लिया है, ये इनका लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है। वो ये चुनाव को उन्होंने नजर करके ये नहीं किया है, ये तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है। और ये चैलेंज उन्होंने इसलिए लिया, मेरा मानना है, जब राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि यू कैन नेवर एवर इन योर ड्रीम्स रूल ओवर द पीपल ऑफ तमिलनाडु, उन्होंने कहा कि आप सपने में भी तमिलनाडु के जनता के ऊपर आप राज्य नहीं कर सकते करके मोदी को एक सवाल दिया था। तो वो सवाल बीजेपी ने बहुत सीरियसली ले लिया और वो ये नहीं मानने वाले कि सारा देश हमारा है लेकिन ये तमिलनाडु और केरल जैसे राज्य हमारा नहीं हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने स्टेप बाय स्टेप किया है। जैसे यहाँ पे जो इंडो चाइनीज का जो टॉक्स हुआ था, तो उसको जो साइड टॉक्स उसको महाबलीपुरम में किया था उन्होंने, प्रधानमंत्री ने। और ऊपर से जब प्रधानमंत्री हमारे देश के जवानों से मिलते हैं, जो आर्मी जवानों से जब वो दीपावली मनाते हैं, तो वहां भी वो सुब्रमण्य भारती का कहावत कहते हैं, उनके कविता पढ़ लेते हैं, या तो तिरुवल्लुवर की कविता पढ़ लेते हैं। ऊपर जैसे आपने बोला काशी तमिल संगमम, सौराष्ट्र तमिल संगमम, ये सब बना के ये जो उन्होंने ट्राई किया है कि किसी तरह ये नॉर्थ साउथ का डिवाइड है उसको थोड़ा कम करके, ब्रिज करके थोड़ा करेक्ट लेकर आना करके बहुत प्रयत्न किया है।
ऊपर से सिंगोल, यानी कि यहाँ तो सिंगोल कोई नहीं मानते कि ये सिंगोल यथार्थ रूप से नेहरू को दिया गया, जैसे पावर ट्रांसफर के टोकनिज्म से। लेकिन जब वो सिंगोल वहां पे वो ले गए, जब पार्लियामेंट नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में उसको इंस्टॉल किया, तो वहां पे जो मठ के हेड्स को बुलाया था इन्होंने ना, जो पुजारी लोग, जो सीयर्स है, उनको जब बुलाया था, वो प्रधान रूप से यहाँ पे ऐसे ना तमिलनाडु में मानना है कि बीजेपी एक प्रो ब्राह्मण पार्टी है। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री ने क्या किया, जो मठ के सीयर को ले गए वहां पे, वो सब नॉन ब्राह्मण्स थे। तो ये भी कह रहे हैं, वो सटली मैसेज का ये दे रहे हैं कि हम नॉन ब्राह्मण पार्टी भी है और तमिल में नॉन ब्राह्मण्स को भी हम अपील करते हैं। तो ये सब इनका प्रयत्न हुआ है। और इस बार जैसे मैंने बोला 8 रोड शो और कैंपेन्स कर चुके हैं, और कुछ कुछ रोड शो आपको वेस्टर्न तमिलनाडु में इतना हुआ है, सेलम में, कोयम्बतूर में, पल्लड़म में, वहां पे क्या है, साउथ तमिलनाडु में क्या है, चेन्नई में 2 बार आ गए प्रधानमंत्री पिछले 2 महीने के अंतर्गत। तो ये सब एक तमिल आउटरीच का बिल्कुल उसी का है। लेकिन क्या हुआ ना, ये सब उन्होंने किया, लेकिन आप जब देखते हैं कि इन्होंने तमिलनाडु को क्या दिया करके, जो डीएमके इनके ऊपर सवाल रखता है, तो डीएमके यही पूछता है, आपने 2 बड़े फ्लड्स आए थे तमिलनाडु में, बाढ़ आया था यहाँ पे, चेन्नई में आया और तूतुकुड़ी में आया पिछले दिसंबर में। तो प्रधानमंत्री यहाँ पे एक बार भी कम से कम हेलीकॉप्टर में तो आके जाते, वो भी नहीं किया उन्होंने, और 1 पैसा नहीं दिया फ्लड रिलीफ के लिए। तो वो एक गलती थी जो बीजेपी ने किया। शायद बीजेपी की सरकार ने यह सोच लिया कि डीएमके सरकार इस फ्लड को मिसमैनेज कर देगी और उसमें से हमें फायदा होगा, शायद ये मेरा अनुमान है। तो शायद उन्होंने ऐसा सोच लिया। लेकिन जब स्टालिन यहाँ पे बोलते हैं कि हमें 1 पैसा नहीं मिला केंद्र सरकार से, तो वो जनता के ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ऊपर से यहाँ पे क्या बोलते हैं, एम्स बनाने के बात कर रहे थे प्रधानमंत्री यहाँ पे, 219 से पहले इन्होंने वहां पे आके भूमि पूजा किया एम्स का, लेकिन अब तक वहां पे सिर्फ एक ईंट है, इमारत तो नहीं बनी। आपके लल्लन टॉप में हमने एक देखा जहां पे एम्स में पढ़ने वाले डॉक्टर्स वो बोल रहे हैं यहाँ पे कुछ फैसिलिटी नहीं है। तो अब तक एम्स नहीं आया, 5 साल हुआ एम्स नहीं आया, तो 1 ईंट आप सिर्फ तमिलनाडु को 1 ईंट क्यों देते हैं, ऐसा सवाल किया स्टालिन ने। तो इसका प्रभाव पड़ता है। दूसरा स्टालिन का सवाल यह था कि हम जीएसटी में जो केंद्र सरकार को 1 रुपया देते हैं, उसमें से हमें सिर्फ आता है 29 पैसे। तो सिर्फ 29 पैसे आप तमिलनाडु को क्यों देते हैं? तो इन जो मुद्दों को जो डीएमके ने सामने रखा, इसका जो काउंटर जो बीजेपी दिया है वो काफी इफेक्टिव नहीं रख चुका है। उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया है एक्सप्लेन करके कि हमने तमिलनाडु के लोग को मुद्रा लोन दिया है, यहाँ पे गैस कनेक्शन दिया है, यहाँ पे हमने सड़क बनाए, लेकिन उसका प्रभाव उतना नहीं पड़ रहा है जितना डीएमके का सवाल का प्रभाव पड़ रहा है। तो इसलिए इसका जो है ना, ये लॉन्ग टर्म में शायद पड़ेगा। एक तो प्रभाव मैं बोल सकता हूं, जैसे आपने 2018-19 में देखा होगा, यहाँ पे हर समय जब प्रधानमंत्री आते तो एक बहुत बड़ा नारा था, स्लोगन था कि गो बैक मोदी। अब वो इतना इंटेंस नहीं रहा, वैसा गो बैक मोदी कोई नहीं बोलता अभी। उसका एक कारण है, अभी डीएमके तो सरकार में है, तो जब ये सरकार में है तो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप तो अच्छा बना रहना चाहिए। तो यही डीएमके के स्टालिन और उनके बेटे जाके प्रधानमंत्री को यहाँ पे फंक्शन में ले आते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो गो बैक मोदी का जो स्ट्रॉन्ग मूवमेंट था वो थोड़ा कम हो गया। लेकिन फिर भी यहाँ पे जब सर्वे करते हैं तो उसमें ये पड़ता है कि यदि आप मोदी या राहुल गांधी किसको प्रेफर करते हो, तो तमिलनाडु में लोग बोलते हैं, ज्यादातर बोलते हैं कि राहुल गांधी हमें पसंद है मोदी से ज्यादा हमें पसंद है। तो लॉन्ग टर्म में इसका फायदा होगा, शॉर्ट टर्म में जो प्रधानमंत्री किए हैं उसका फायदा थोड़ा कम ही है अभी। जी थैंक यू सर, थैंक यू, आपने समय दिया। अक्षता, बहुत सारी बातें हैं बात करने के लिए, बहुत सारे सवाल डी सुरेश कुमार ने छेड़ दिए। पहली बात कि ये जो नॉर्थ साउथ डिवाइड की बात होती है, आप इम्पोर्टेंट सीट्स जो हैं तमिलनाडु की वहाँ से होकर के आई हैं, इसके पहले जो जिस तरह से वो बात होती थी, क्या थोड़ा सा वो स्वर मंद हुए हैं, वो आवाज़ें थोड़ी कम हुई हैं कि एक नॉर्थ इंडियन पार्टी है, ऊपर की पार्टी है, इसका एक्सेप्टेंस यहाँ क्यों होना चाहिए? क्या ये आवाज़ अब आपको भी लगता है कि आम लोगों के बीच अब मंद पड़ी है? मैं इसलिए इसको पूछ रहा हूँ क्योंकि एमके स्टालिन ने एक बयान दिया प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ, जिन्होंने कहा कि जैसे माइग्रेंट बर्ड्स मौसम के समय आती हैं, वैसे ही कई लोग बाहर से प्रचार करने चुनाव के समय आते हैं, प्रधानमंत्री से उसे जोड़ करके देखा गया। तो मेरे को लगता है कुलदीप, जब आप नॉर्थ साउथ डिवाइड के बारे में बात करते हो, पॉलिटिकली वो अभी भी वेरी मच है, लेकिन तमिलनाडु में ज़्यादातर लोग जब आप बीजेपी के बारे में बात करते हैं,
वो नफरत जो है, एंटी बीजेपी जो सेंटिमेंट है, वो नेसेसरली एंटी बीजेपी नहीं है, एंटी मोदी है तमिलनाडु में। तो वो थोड़ा सा अभी इस इलेक्शन में मेरे को लगा कि थोड़ा सा ब्रिज हो गया है, क्योंकि अगर आप कंपेयर करोगे, जब मैं 2021 में थी ग्राउंड पे असेंबली इलेक्शन के टाइम में वर्सेस नाउ जनरल इलेक्शन के टाइम में, मेरे को लगा कि लोगों थोड़ा सा ओपन है टू द बीजेपी एज एन ऑल्टरनेटिव। क्या डीएमके वोटर देख रहे हैं बीजेपी को? बिल्कुल नहीं। जो एआईएडीएमके वोटर है, जिसको लगता है कि और कुछ मतलब ऑप्शन चाहिए, तो फिर वो बीजेपी को देखते हैं। तो थोड़ा सा यस, वो डिवाइड और वो गैप ब्रिज कर दिया। लेकिन ये भी है कि जब तक आपके स्पीचेस हिंदी में है, जब तक आप तमिलनाडु में आते हैं और हिंदी में बात करते हैं, वो डिस्कनेक्ट रहता है। ये नहीं है कि मतलब जो तमिलनाडु के लोग हैं उनको लगता है कि एक इम्पोजिशन के अटेम्प्ट हो रहा है, वैसा नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कम्युनिकेशन का गैप होता है। जब इन रैलियों में हिंदी में बात कर रहे हैं, लोगों को समझ ही नहीं आता है कि क्या बोल रहे हैं, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो डिवाइड है। जहाँ पे बीजेपी के लिए एक अन्नामलाई जैसा एक ऑप्शन है या एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि अब तक उनके पास फेस नहीं था। अब तक दे फोकस्ड एंड रिलाइड ऑन नरेंद्र मोदी, अमित शाह, वैसे वाला फेस है। सो अभी बियॉन्ड नरेंद्र मोदी अन्नामलाई का फेस भी है, जो तमिल में बात कर सकता है, जो एमके स्टालिन या एडपाडी पळनिस्वामी पे पॉलिटिकल अटैक्स भी फायर कर सकता है। तो वो लैंग्वेज डिवाइड और जो कम्युनिकेशन गैप है, उसमें थोड़ा सा फिक्स हो गया। दूसरा चीज़ जिसमें बीजेपी काफ़ी सक्सेसफुल रहा है तमिलनाडु में, वो ये है कि जो मोदी हेट्रेड, जो एंटी मोदी सेंटिमेंट था, उसको भी थोड़ा सा दे सॉफ्टन्ड दैट ब्लो। और ये कैसे किया? क्योंकि आप मोदी मतलब वहाँ पे आकर इतना रैलीज कर रहे हैं, दूसरे अन्नामलाई इतना ज़्यादा मीडिया में बात कर रहे हैं, और जब मीडिया में बात करते हैं हमेशा ये बोलते हैं कि बीजेपी इसके लिए फ़ाइट करेंगे, बीजेपी उसके लिए फ़ाइट करेंगे। तो उसकी वजह से जो एक इमेज था कि बीजेपी एक नॉर्थ इंडियन पार्टी है और साउथ में मतलब एंटी तमिलनाडु है, वो बिल्कुल थोड़ा सा एटलीस्ट सेट हो गया कि वो इमेज नहीं है। मेरे को लगता है कि अभी थोड़ा सा ग्राउंड पे काम शुरू कर लिया है, लेकिन नेक्स्ट इलेक्शन में शायद 2026 असेंबली इलेक्शन जो है तमिलनाडु में, उस समय ही आपको पता चलेगा कि क्या बीजेपी की एफर्ट एक्चुअली इससे कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है तमिलनाडु में कि नहीं। इस इलेक्शन में यस वोट शेयर थोड़ा सा इंक्रीज होगा, सीट शेयर में शायद 1 या 2, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं मिलेगा एनडीए को, बीजेपी को नहीं, एनडीए को। 2026 उनके गोल है, जो असेंबली इलेक्शन है वो ही गोल है, और वो ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया क्योंकि ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन है, जहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस, सबको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट में डीएमके नहीं जाएगा, इट बी बीजेपी और कांग्रेस। तो वो भी मतलब उसकी वजह से लोग शायद देख रहे हैं बीजेपी को एक ऑप्शन जैसा। असेंबली इलेक्शन में और मुश्किल होगा बीजेपी को एस्टैब्लिश करने के लिए कि हम हाँ दिल्ली से नहीं आए हैं चेन्नई तक, हम चेन्नई में ही एक बेस्ड पार्टी है। जी, इसी में एक चीज़ की, सिंस आप कह रही हैं कि क्षेत्रीय स्तर पर एक नेता को लाना और उसको बड़ा करना, ये बहुत ज़रूरी था बीजेपी के लिए। उन्होंने कोशिश की अन्नामलाई में, वो कोयम्बटूर से चुनाव लड़ रहे हैं। 2 बार पिछले 2 चुनाव में कोयम्बटूर में बीजेपी दूसरे नंबर पर रही है, जो बड़ा पॉजिटिव है बीजेपी के लिए। 30% से ज़्यादा वोट लेकर के आई है। सीपीएम का वहाँ सिटिंग एमपी है, टफ फाइट है, जो भी होगा वो नतीजा आएगा। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म में के अन्नामलाई अगर बीजेपी के लिए तमिलनाडु में चेहरा हैं आने वाले लेट से 10 साल की राजनीति के लिए फ़िलहाल, तो उनकी जो पॉलिटिकल स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, जैसे वो फंक्शन करते हैं, जो पॉलिटिकल मेथड्स हैं, उसके बारे में थोड़ा सा और बताइए। वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल है ऑनेस्टली। वहाँ पे तमिलनाडु में काफ़ी चर्चा हुआ है इसके बारे में। इलेक्टोरली अगर आप देखेंगे, अन्नामलाई 2021 असेंबली इलेक्शन में भी लड़ा था अरवकुरुची बोलकर एक जगह से, जो करूर है, जहाँ पे उनके होम टाउन है, जहाँ से आज वोट भी किया अन्नामलाई ने। वहाँ पे ही डिडंट विन, ही वॉज डिफीटेड इन दैट इलेक्शन। तो अगर इस इलेक्शन कोयम्बतूर में जितना भी मुश्किल है, जितना भी टफ है, अगर अन्नामलाई नहीं जीता, प्रॉब्लम ये है कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी इमीडिएटली रिप्लेस करेगा अन्नामलाई को, क्योंकि बीजेपी को भी पता है, लीडरशिप को भी पता है कितना डिपेंडेंट है अन्नामलाई पे उनके पॉलिटिकल फ्यूचर तमिलनाडु में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जितना भी स्टैंडिंग अन्नामलाई को मिला है अब तक, आप सिंपल सी बात ले लो, एक मीडिया बाइट में जब वो एमके स्टालिन से अटैक कर रहे हैं, जब वो ईपीएस को अटैक कर रहे हैं, ही इज़ गिवन दैट स्टैंडिंग कि हाँ मैं बीजेपी के फेस हूँ तमिलनाडु में। अगर कोयम्बतूर में हार गए तो प्रॉब्लम ये है कि जब भी वो डीएमके को अटैक करेंगे, डीएमके
बोलेंगे कि आपने इलेक्टोरल सक्सेस कभी टेस्ट नहीं किया, आपने फेल किया इस टेस्ट को, तो आप कैसे सवाल उठ सकते हो। तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा और उसकी वजह से बीजेपी की जो फाइट है तमिलनाडु में वो पूरा का पूरा डेंट हो जाएगा, तो वो थोड़ा सा मुश्किल है उनके लिए। दूसरा चीज़ जो अन्नामलाई फैक्टर है और उनकी जो वर्किंग है, देखो बीजेपी तमिलनाडु में ज़्यादातर जो इमेज बन चुका है अब तक वो ये है कि बीजेपी ब्राह्मणिज्म के लिए स्टैंड अप करते हैं तमिलनाडु में। अन्नामलाई आकर, जो अन्नामलाई इज फ्रॉम द गाउंडर कम्युनिटी, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप बीजेपी की तमिलनाडु लीडरशिप देखेंगे उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं है ब्राह्मण्स का, तो इसकी वजह से वो इमेज भी चेंज कर रहे हैं कि देखो हम एक ब्राह्मणिकल पार्टी नहीं है, हम सबको रिप्रेजेंट करते हैं। जो वो विकास मॉडल है जो प्रधानमंत्री मोदी हर बार बोलते हैं हर रैली में, वो उस पर फोकस कर रहे हैं। जो आपके हिंदुत्व आइडियोलॉजी है वो उसके बारे में ज़्यादातर बात नहीं करते हैं। और अन्नामलाई के जितने भी मीडिया इंटरेक्शंस देखेंगे थोड़ा सा यहाँ वहाँ बोलते हैं, जैसे कच्चती वो नेशनल इंटीग्रिटी इश्यू लेकर आए थे, लेकिन ज़्यादातर फोकस जो है वो करप्शन पे है, डायनेस्टी पॉलिटिक्स पे है, और वो अन्नामलाई की फोकस है हमेशा। प्रॉब्लम ये था और वीकनेस जो अन्नामलाई का लीडरशिप में ये था कि AIADMK के अलायंस को ब्रेक किया था। तो उसकी वजह से अगर आज हमने ये इसी इलेक्शन के दिन पे बात कर रहे थे और AIADMK और बीजेपी एक साथ थे, एक अलायंस में थे, तो जो हमारे डिस्कशन है जहां हम बोल रहे हैं कि फर्स्ट पोल पोजीशन में 100% DMK है, डिस्टेंट सेकंड AIADMK या बीजेपी आएगा, वो काफ़ी वो नैरेटिव इटसेल्फ पूरा शिफ्ट हो जाता अगर वो अलायंस अभी भी है। एंड सिंगल हैंडेडली ये अलायंस इसलिए वर्कआउट नहीं किया क्योंकि अन्नामलाई ने कुछ कमेंट्स दिया था AIADMK के बारे में। बीजेपी चूज़ किया कि हम अन्नामलाई को बैक करेंगे, लेकिन ये ऑब्वियसली ये भी बोलता है, इट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट अन्नामलाईज लीडरशिप स्टाइल, कि वो बिल्कुल ही डजंट थिंक ट्वाइस, सेज व्हाट्स क्लियरली ऑन हिज माइंड, लेकिन उसकी वजह से रेमिफिकेशंस और रेपरकशंस भी हो रहा है बीजेपी के लिए तमिलनाडु में। जी एक दो मुद्दे ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री ने जिनका तमिलनाडु में अपने कैंपेन के दौरान जिक्र किया। कच्चातीवू आइलैंड का जिक्र आपने किया, वो आइलैंड जो प्रधानमंत्री ने कहा कि श्रीलंका को हमने ऐसे ही दे दिया कांग्रेस की गवर्नमेंट के समय। दूसरा एक मुद्दा बार बार बीजेपी की ओर से उठाया था, मछुआरों का मुद्दा। थोड़ा ये बताएं कि इन मुद्दों को लेकर के मोमेंटम बन रहा है या नहीं, ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ, बट इन मुद्दों को लेकर के एक्सेप्टेंस का पोटेंशियल है क्या इन मुद्दों में? जब प्रधानमंत्री आकर के तमिलनाडु में ये दो मुद्दे उठाते हैं, क्या कच्चातीवू एक इलेक्टोरल इशू बन सकता है? मछुआरों का मुद्दा उनकी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है उससे, वो एक इमोशनल इशू नहीं है, वो डेली लाइफ का इशू है, ब्रेड एंड बटर का इशू है। दोनों को थोड़ा सा समझाइए, बीजेपी ने इन दो मुद्दों को उठाया। पहले क्या मोमेंटम हुआ था, आई नो आपने नहीं पूछा कुलदीप, पर मैंने जब पहले तमिलनाडु में गई थी इस पर्टिकुलर कैंपेन टाइम के लिए, इस इलेक्शन टाइम के लिए, मेरे पहला स्टॉप फर्स्ट स्टॉप रामेश्वरम था, जहाँ से कच्चतीवू जस्ट अबाउट 30 किलोमीटर्स है वहाँ से, रामेश्वरम के कोस्ट से। तो जहाँ वहाँ पे जो फिशरमैन थे उनसे मैं बात कर रही थी और पूछ रही थी कि क्या कच्चतीवू की वजह से अभी प्रधानमंत्री इतना बोल रहा है, बीजेपी बोल रहे हैं कि DMK आपको बिट्रे किया है, क्या उसकी वजह से आप में गुस्सा है? तो पहले ये समझना चाहिए कि जो कच्चतीवू की इश्यू है, हमारे शायद ललन टॉप के ऑडियंस ये नया कॉन्सेप्ट था, अभी ज़्यादातर लोग नेशनली बात कर रहे हैं इसके बारे में। कच्चतीवू तमिलनाडु में सालों से बात कर रहे हैं इसके बारे में, मैनिफेस्टो में आए हैं, DMK और AIADMK मैनिफेस्टो में, सुप्रीम कोर्ट में लड़ चुके हैं इसके बारे में। तो ये नया नहीं है, बिल्कुल नया नहीं है, और उसके ऊपर ही फिशरमैन काफ़ी डिमांड कर चुके हैं। लेकिन क्या ये रेजोनेट होगा? पहली चीज़, ये पुराना इशू है जो रीपैकेजिंग कर चुके हैं तमिलनाडु में, तो उसकी वजह से काफ़ी रेजोनेंस नहीं हुआ है। दूसरा चीज़, फिशरमैन में काफ़ी नाराज़ी है, क्योंकि पहले बोल रहे हैं कि हम कच्चतीवू इतने समय से उठ रहे हैं, इतने समय से मांग रहे हैं कि वापस लेकर आ जाओ, अब तक क्यों नहीं किया? इन 10 सालों में बीजेपी क्यों नहीं किया? तो वो पहले सवाल उठ रहे थे फिशरमैन ने। दूसरी चीज़ बोल रहे थे कि अगर हमारे लिए और हमारे राइट्स के लिए, दोनों स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे लिए काम करना चाहते हैं, तो पहले जो अरेस्ट और सीजर्स होता है उनके बोट्स का बाय द श्रीलंकन नेवी, उसके ऊपर बात करो, उसके ऊपर कुछ करो। तो मेरे को लगता है कि जो गुस्सा है फिशरमैन में तमिलनाडु में, और ये रामेश्वरम, कन्याकुमारी, तूतुकुड़ी में हमेशा आप देखेंगे, उस पर एड्रेस करना दोनों और जितने भी पार्टीज है वो सब थोड़ा सा फेल किया है। और कच्चतीवू की वजह से
मेरे को लग रहा है कि रेजोनेंस नहीं हुआ है ग्राउंड के, इसलिए क्योंकि ये नया शब्द नहीं है, नया कॉन्सेप्ट नहीं है, नया पॉलिटिकल फाइट नहीं है तमिलनाडु में। और दूसरी चीज़, क्योंकि फिशरमैन बोल रहे हैं कि हम इतने सालों से बोल रहे हैं, अब तक कुछ नहीं हुआ, अब इलेक्शंस के टाइम में आप आकर कच्चतीवु बोलते हो और फिर कुछ नहीं होगा, हमको लगता है। तो उसकी वजह से जो ये नेशनल इंटेग्रिटी का या ये जो एंटायर नेशन फर्स्ट का प्रेमिस है, जो बीजेपी उठते हैं हमेशा इलेक्शंस के टाइम में और उनके कैंपेन में, हमेशा रेजोनेट करता है, नेशनल हेडलाइंस बनता है। कच्चतीवु भी नेशनल हेडलाइंस बन चुका है, लेकिन तमिलनाडु में ये उतना ज़्यादा इट डिडंट रियली स्ट्राइक अ कॉर्ड मेरे को लगता है। जितने भी फिशरमैन में ऐसे में बात कर रहे थे, बोलते हैं कि हाँ हमको कच्चतीवु के बारे में पता है, हमको पता है हिस्टोरिकली क्या हुआ था, कि उस समय की मुख्यमंत्री करुणानिधि को पता था, डीएमके ने अलाउ किया था, तो इसलिए वो बोलते हैं कि डीएमके, कांग्रेस और अभी बीजेपी सबके ऊपर थोड़ा सा ब्लेम है, क्योंकि डीएमके और कांग्रेस दे दिया और बीजेपी 10 साल में कुछ नहीं किया। थोड़ा सा ये भी कि एक जैसे 2015 में श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर उस समय जैसे रानिल विक्रमसिंघे, उन्होंने ये कहा था कि कोई इंडियन मछुआरा हमारे वाटर्स में आएगा तो हम उसे गोली मार देंगे। तो इस तरह से ये जो इशू है तमिलनाडु में, ये एक इंटरनेशनल इशू हो जाता है, जिसको स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट का से उसमें हो सकता है। क्या मतलब ये एक पॉइंट है कि मछुआरे इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि जब वाटर्स के विवाद हैं, इसमें स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा रोल केंद्र सरकार का है और केंद्र में बीजेपी है, क्या ये कोई फैक्टर है जो आप 2-3 सीटों की कोस्टल एरियाज की बात कर रही हैं उसके पॉइंट? बिल्कुल बिल्कुल। और रामेश्वरम जैसे एक सीट है, वो रामनाथपुरम पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में पड़ता है, जहाँ पे ओ पनीरसेल्वम कंटेस्ट कर रहा है और नवाज खनी है, और यहाँ पे एक साइजेबल फिशरमैन पॉपुलेशन है ऑब्वियसली। इसके पहले नवाज खनी जीत लिया है, अभी ओ पनीरसेल्वम आ रहा है। कास्ट फैक्टर्स यस, पर अगर फिशरमैन के वोट के बारे में आप बात करते हो, जितने भी फिशरमैन से मैं मिल रही थी वहाँ पे, वो मेरे को वीडियोस दिखा रहे थे कि देखो कच्चतीवु यहाँ पे है, हम इतने पास आते हैं और कहीं नहीं जा सकते हैं, यहीं पे ही जाना पड़ेगा, और कुछ नहीं किया है। कुछ लोग मेरे से फ़ोटोज़ शेयर कर रहे थे कि देखो हमने केंद्र सरकार से मिले थे, दिल्ली में हम आए थे, मिस्टर जयशंकर से मिले थे, मेमोरेंडम हैंड ओवर किया, वो सब पिक्चर्स है, और बोलते हैं कि हमको ये प्रॉमिस किया, वो प्रॉमिस किया, और फिर कुछ नहीं होता है। आप सही बोल रहे हो जब आप बोलते हो कि ये एक इंटरनेशनल इश्यू है, सो ऑब्वियसली इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ऑब्वियसली मैनी रेपरकशंस है, लेकिन सालों के लिए इन फिशरमैन के लिए कोई सोल्यूशन नहीं आया है। सालों के लिए हमेशा इलेक्शन के टाइम में, और ये पहली बार नहीं है कि कच्चतीवु के बारे में बात कर रहे हैं, मैं बोल रही थी पहले भी कि मैनिफेस्टो बोथ डीएमके और एआईडीएमके दोनों के मैनिफेस्टो में भी कच्चतीवु मेंशन किया है। तो सालों के लिए ये पूरे इश्यू के ऊपर काफ़ी मतलब चर्चा हुआ है, काफ़ी पॉलिटिक्स हुआ है, लेकिन उसकी वजह से कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं हुआ है। तो इसलिए फिशरमैन ज़्यादातर नाराज़ है और बोलते हैं कि जितना भी और जिससे भी मतलब ये शब्द बोलते हैं कि हाँ हम कुछ करेंगे, कच्चतीवु के बारे में कुछ करेंगे, उनको लगता है कि बिल्कुल कुछ नहीं होगा अभी। ठीक है, एक चीज़ जब हम कहते हैं कि क्लीन स्वीप, जब आप ग्राउंड पे इलेक्शन कवर करने या उसका जायज़ा लेने गए हैं, क्लीन स्वीप का एक जो वेव है वो अलग समझ में आ जाता है कि एक लहर है या एक वेव है। अभी वो कंट्रोवर्शियल है कि इंडिया अलायंस के लोग नहीं मानेंगे कि क्लीन स्वीप नहीं कर रहे हैं वो लोग, लेकिन 13 सीटों का सर्वे आया, डी सुरेश कुमार से हमने बात की कि 2-3 सीट पर वाकई फाइट बहुत टफ है। आपको वो वैसी कोई वेव दिखी क्या इंडिया अलायंस के पक्ष में जो ऐसा लगता है कि क्लीन सेव मिल सकता है, सिंस वोटिंग परसेंटेज बीजेपी का बढ़ रहा है उस पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं, मेरे को लगता है कि ये एक वेव इलेक्शन बिल्कुल नहीं है। अगर आप कंपेयर करते हो 2019 से, 2019 मेरे को लगता है कि एक वेव था तमिलनाडु में, और वो वेव क्या था, एक वो एंटी मोदी वेव था, तो वो उसकी वजह से इट लेड टू एंड ट्रांसलेटेड टू दिस काइंड ऑफ अ विन फॉर द डीएमके कांग्रेस कंबाइन। इस बार कुछ वेव नहीं है। और जब आप बोल रहे थे कि 13 सीट में टफ फाइट होने वाला है, ग्रांटेड ये है कि 13 सीट ऑब्वियसली डीएमके कांग्रेस से नहीं जाएगा, वो तो बिल्कुल नहीं होगा। मेरे को लगता है कि ईजिली 30+ होगा डीएमके कांग्रेस के लिए, लेकिन क्या 39 और 39 होगा, 38 और 39 होगा, वो भी मेरे को नहीं लगता है। समय बिटवीन 35 में भी मेरे को लग रहा है कि डीएमके कांग्रेस को मिलेगा। इसकी वजह ये है कि एक ऑब्वियसली एक एग्रेसिव कैंपेन है बीजेपी का। मेरा मतलब ये नहीं है कि सेकेंड प्लेस बीजेपी को जाएगा, मेरे को लगता है कि अभी भी मेन फाइट है डीएमके वर्सेस एआईएडीएमके। बीजेपी अभी भी कोशिश कर रहे हैं, और जैसे मैं बोल रही थी उनके ज़्यादातर इम्पैक्ट शायद 2026 में देखेंगे, नॉट इन 2024। वोट शेयर बढ़ेगा, लेकिन क्या वो नंबर 2 पोजीशन में आएगा? क्या वो 3-वे बैटल ऑलरेडी बन चुका है? कुछ सीट्स में हाँ, लेकिन हर सीट में नहीं।
हर सीट में मोस्टली इट्स डीएमके वर्सेस एआईएडीएमके। तो उसकी वजह से एक चीज़ तो वेव इलेक्शन ये नहीं है, क्योंकि काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी भी है कुलदीप ग्राउंड पे, लेकिन वो जो एंटी इनकम्बेंसी है वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि जो आपके डीएमके के वोट बेस है वो शिफ्ट होगा। दूसरी चीज़ ये है कि जितना भी डीएमके के वोटर्स को एक ऑप्शन चाहिए वो नहीं है। आपके स्टॉन्च डीएमके वोटर्स जो है वो कभी टू लीफ सिंबल को वोट नहीं देंगे जो एआईएडीएमके का है, वो कभी बीजेपी के पास नहीं जाएगा, क्योंकि वो एक ऑल्टरनेटिव चाहिए उनको। तो काफ़ी, और हमने 2019 में भी ये देखा है कि जितने भी नाराज़ डीएमके वोटर्स हैं वो ज़्यादातर एक एनटीके को चूज़ करते हैं, नाम तमिल कच्ची। सो देर आर स्मॉलर रीजनल आउटफिट्स जिसको ऑप्शन देते हैं, जिसको चांस देते हैं, इंडिपेंडेंस को चांस देते हैं। तो उसकी वजह से वोट शेयर आपको शायद कम दिखेगा 2019 से। सीट्स में इट विल बी नॉट 38, थोड़ा सा कम उससे। और इसलिए मैं बोलती हूँ कि ये एक प्रो स्टैलिन या प्रो डीएमके कांग्रेस वेव इलेक्शन नहीं है। काफ़ी मुद्दे हैं ग्राउंड पे, जैसे फ्लड्स था 2-3 महीने पहले, काफ़ी मुद्दे हैं जिसके ऊपर वोट भी शिफ्ट होगा यहाँ वहाँ। बीजेपी का फैक्टर है, एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है, कुछ कैंडिडेट सिलेक्शन का कंट्रोवर्सी का भी फैक्टर है इसमें। चलिए, तो अप्रैल में तमिलनाडु का तापमान क्या था, जून में पता चल जाएगा। बहुत शुक्रिया अक्षता, आपने समय दिया हमें।